गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बालकों, लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि विद्युत विभव के बारे में हम जान चुके थे। हमने अच्छे से पूरी की पूरी चीजें देखी थी। हमने वोल्ट की यूनिट पढ़ी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि ये किस यंत्र से मापा जाता है, यानी कि वोल्टामीटर से यह मापा जाता है। और वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर जिसको हम कहते हैं वो हमेशा पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में लगता है। तो ये बात हम जान चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं सर्किट डायग्राम की। अब कई बार ना हमारे एग्जाम में सर्किट डायग्राम भी बनाने के लिए हमारे पास आ जाते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि इसका सिंबल कौन सा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किसके लिए किस चीज से दर्शाया जाता है, कौन सी चीज किससे दर्शाई जाएगी, वो चीजें हम यहाँ पे समझेंगे और उसी के आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारे पास पॉइंट होने वाला है, या बेसिकली हम कह सकते हैं टॉपिक होने वाला है, वो है हमारे पास सर्किट डायग्राम्स यानी कि परिपथ, आरेख बोल सकते हो, आलेख बोल सकते हो, जो भी आप इसे कहिए। ठीक है, तो परिपथ आलेख। ठीक है, तो परिपथ आलेख की हम बात करें। क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी मैं दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कंप्राइजेज अ सेल, बैटरी, अ प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर। देखो, हमें पता है कि अगर हम एक परिपथ बनाते हैं तो परिपथ बनाने के लिए हमारे पास एक सेल चाहिए, एक आपके पास बैटरी होनी चाहिए, एक तार होनी चाहिए, एक कुंजी की होनी चाहिए, जिससे आपके तो स्विच, जिसको हम कहते हैं स्विच होना चाहिए, है ना। स्विच के बिना आप कभी भी क्या करेंगे, बल्ब को करंट देंगे नहीं, बल्ब से करंट कट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब आप बल्ब को बंद और खुला नहीं कर सकते। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, यू कांट ओपन और स्विच ऑफ द बल्ब इफ यू डोंट हैव स्विच। तो स्विच होना हमारे पास अनिवार्य है ना। तो उस स्विच को हम यहाँ पे की बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास की होनी चाहिए, प्लग की यानी कि हमारे पास एक स्विच होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, जैसे बल्ब हो गया, है ना। आपने टिंग टिंग करके घंटी बजाई होगी, तो घंटी भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ठीक है, जो हमारे घर की घंटियां होती हैं वो भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। आपके घर में रहता है फ्रिज, तो फ्रिज एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्रिज, टीवी, एसी, एनीथिंग, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत घटक हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में उन्हें जोड़ने वाली तार होनी चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, तार। बिना तार के तो बल्ब जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तार को ही आपने किससे जोड़ा होगा, स्विच से जोड़ा होगा, और वो तार आपकी बैटरी से भी जुड़ी होगी। यानी कि एक सर्किट को पूरा कंप्लीट करने का जो रास्ता होता है वो बेसिकली एक तार दे रही है। सर्किट यानी कि परिपथ में भिन्न भिन्न चीजें होंगी, लेकिन उन चीजों को जोड़ेगा कौन, वो तार जोड़ेगी। ठीक है, तो तार होनी बहुत जरूरी है, जिसको हम कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। ठीक है, it is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by symbol convenient use। तो हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। क्योंकि देखो, बार बार तो मैं बल्ब बनाने नहीं वाला, ऐसे बल्ब बनाऊं मैं, है ना। बार बार मैं ऐसे बल्ब नहीं बनाने वाला, बार बार बैटरी नहीं बनाने वाला। अब अगर आप अपने घर में बैटरी देखेंगे तो बैटरी कितने बड़ा डब्बा होता है, इतना बड़ा डब्बा तो हम लगाने नहीं वाले। तो हमारे पास कुछ उसके सिंबल्स होते हैं, है ना। हमने उसको दर्शाने का कोई तरीका बता दिया। ठीक है, तो वो तरीके हमें पता होने चाहिए उनसे। जैसे अब तार कैसी होती है, तार लाल, हरी, नीली, काली, ऐसी तार होती है। तो हम बार बार लाल, हरी, नीली, काली तो करेंगे नहीं, तो हम एक सीधी सी लाइन खींच देंगे, इसका मतलब एक तार है। ठीक है, तो कुछ सिंबल हमारे पास है जिनसे हमें ये पता लगेगा कि अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये लगा दें इसकी जगह, तो ये एक प्रॉपर परिपथ यानी कि प्रॉपर सर्किट डायग्राम हमें दे रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी चीज होने वाली है। तो यहाँ पर ये टेबल है जिसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स दे रखे हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रिक सेल। सेल मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो हमारे सेल होते हैं ना, जो टॉर्च में भी लगते हैं, है ना। हमारे टॉर्चेस पे आप लगा लीजिए, या फिर सेल किस पे लगता है हमारे घरों में, जैसे इन्वर्टर्स है उसमें भी सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी घड़ियां होती हैं, दीवार की घड़ियां होती हैं, है ना। हमारी हाथ में जो घड़ी होती है, रिस्ट वॉच होती है ना। अब तो ये डिजिटल आ गई है, तो अब ये चार्ज होने लगी है, लेकिन पहले के टाइम इस पे एक छोटा सा सेल लगता था, है ना। मरकरी सेल जिसको हम कहते थे, वो लगता था। तो सेल बेसिकली क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक स्रोत होता है जहां से ऊर्जा का वितरण होता है, जहां से ऊर्जा निकाली जाएगी, यानी कि सेल से ही एनर्जी मिलती है। तो ये सेल कैसे दर्शाया जाएगा, तो सेल को दर्शाने के लिए क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बड़ी लाइन होगी, एक छोटी लाइन होगी। जो ये बड़ी लाइन होगी बालकों, वो पॉजिटिव होगी, और जो ये छोटी वाली लाइन होगी नेगेटिव, यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड बताएगी बड़ी वाली लाइन, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बताएगी छोटी वाली लाइन। ठीक है, बस इतना ही करना है। यानी कि सेल बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं, जहां से एक एनर्जी मिलती है,
जो एक स्रोत होता है ऊर्जा का, और उसको दर्शाया कैसे जाएगा, इस बड़े और छोटी लाइन से। एक तरफ प्लस कर देना, एक तरफ माइनस। दिमाग में एक बात याद रखना कि जो प्लस होगा वहीं से धारा निकलती है। धारा हमेशा धनात्मक इलेक्ट्रोड से ही निकलेगी, यानी कि करंट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम या टेकन आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और अ सेल। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंगल सेल को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ना एक चीज देखी होगी कि जब हम अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारी दीवार की घड़ियां हैं, इन पे हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो कोई कोई तो एक सेल से चल जाता है, किसी किसी चीज में हमें दो सेल लगाने पड़ते हैं, जैसे आपके टीवी के रिमोट के अंदर आपको दो सेल लगाने पड़ते हैं, है ना। टॉर्च के अंदर भी बड़े बड़े वो दो सेल डालते थे हम, वो दो सेल हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। उन दो सेल से क्या होता है, उन दो सेल से कुछ नहीं होता, उन दो सेल के कॉम्बिनेशन से हमें एक स्ट्रॉन्ग करंट मिलता है। यानी कि उन दो सेलों को लगाने से हुआ क्या, हमें जो है एक प्रबल धारा प्राप्त हुई। तो प्रबल धारा अगर हमें प्राप्त हुई यानी कि स्ट्रॉन्ग करंट हमें मिला, इसलिए हमने दो सेल लगाए। अब सर दो सेल को कैसे दर्शाया जाएगा, तो देखो सेल और बैटरी, अगर मैं डिफाइन करूं एक सेल को और एक बैटरी को, तो ये दोनों एक ही चीज है। दोनों का काम क्या है, करंट देना। दोनों का काम क्या है, एनर्जी देना। दोनों किस काम आ रही है, एनर्जी को तो देने के काम आ रही है, ऊर्जा ही तो वितरण कर रही है। लेकिन सेल जो होता है वो एक सिंगल हो गया, ठीक है। और सेल के कॉम्बिनेशन को, यानी कि जब मैंने अलग 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 सेल लगाए, छोटे 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 सेल लगाए, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को, उस पूरे के पूरे संयोजन को हमने क्या कहा, बैटरी। तो सेल और बैटरी का मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो होती एक ही है, बट बैटरी को समटाइम्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कह देते हैं, यानी कि बैटरी को हम क्या कह देते हैं, सेलों का संयोजन। तो उसमें होगा क्या, देखो एक देखो बड़ा डंडा होगा और छोटा डंडा, तो ये तो एक सेल बन गया, C1 लिख देता हूं उसे, सेल 1 बन गया। इसी के साथ देखो अब होगा क्या, जो पहले का नेगेटिव होगा, देखो मैंने बताया था ना छोटा डंडा जो होता है, जो छोटी डंडी होती है वो नेगेटिव होती है, वो ऋणात्मक होगी, उसको दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दो। ठीक है, फिर दूसरे के पॉजिटिव को नेगेटिव को, दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ दो, यानी कि सेल 2 सेल 3 ऐसे ही कंबाइन करने होंगे तो बहुत सारे सेल हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इतने सारे सेल अब अगर साथ में लग गए तो हम इसको कह रहे हैं बैटरी। क्या कह रहे हैं, बैटरी। और बैटरी जो होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हम इसको कहेंगे बैटरी या सेलों का संयोजन। ठीक है, तो सेलों का संयोजन क्या होता है, बैटरी होती है। सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, स्विच कैसे बताया जाएगा। तो देखो स्विच जो होता है, स्विच जो होता है, जो स्विच होता है, तो स्विच दो तरीके के होते हैं। एक तो ओपन, ओपन का मतलब क्या होगा, जब उससे धारा, मतलब आपका बल्ब नहीं चल रहा, स्विच ऑन और ऑफ। ठीक है, आई बात समझ में। स्विच दो तरीके के नहीं होते, स्विच वैसे एक ही तरीके का बता रहा हूँ, बट स्विच का काम किस तरीके से होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। अगर स्विच ओपन है, ओपन ओपन, स्विच ओपन है, ध्यान से सुनना, अगर खुला हुआ स्विच है तो कोई धारा बह नहीं रही। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सर अगर स्विच ऑन होता है तो हमारा तो बल्ब जलता है। नहीं, हम सर्किट को क्लोज करते हैं, हम सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम परिपथ की बात कर रहे हैं। तो ओपन का मतलब अभी हमारी ये दोनों तार आपस में नहीं जुड़ी। जब ये दोनों तारें आपस में नहीं जुड़ी तो ओपन सर्किट। जब ये तारें जुड़ जाएंगी तो क्लोज सर्किट, यानी कि जब दोनों की दोनों तारें अलग अलग हैं तो हमारा खुला खुला क्या होता है, परिपथ। और जैसे ही ये कर देंगे तो ये बंद परिपथ होता है। ठीक है, तो खुला परिपथ कब होगा, जब स्विच खुला होगा, यानी कि ओपन स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर कोई धारा नहीं बहती, तो कैसे दर्शाएंगे उसको, इस तरीके से। कई बार आपके ना चित्र में ऐसे भी इसको दर्शाया जाता है, इस तरीके से भी इसको दर्शाया, ये दोनों तारें अभी आपस में जुड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर देंगे, यानी कि धारा का प्रवाह करना शुरू कर देंगे, हम बल्ब को जलाना चाहते हैं, तो हमें इसके बीच में ना एक डॉट ऐसे लगाना होगा। ये होता है हमारा क्लोज स्विच, यानी कि ये हो गया हमारा बंद परिपथ। ठीक है, अब यहाँ पर धारा प्रवाहित करेगी।
फिर यहाँ पर एक सिंबल आपको दिख रहा होगा ज्वाइंट वायर्स, यानी कि तीन जगह से तीन तारें जुड़ी हुई हैं, एक तार, दो तार, तीन तार, तो ये हो गया तारें जुड़ी हुई हैं। क्या है? ज्वाइंट है वायर्स, आपस में तारें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वायर ज्वाइंट। ठीक है, ये तो हो गया। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, यानी कि ये दोनों तार आपस में जुड़ी हुई है, ये एक के ऊपर से एक जा। ठीक है, जुड़ी हुई तार ऐसी होंगी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। अब दिवाली आने वाली है तो आप लड़ियां लगाते हैं, तो लड़ियां लगाते हुए तारों को जोड़ते हैं, तो वो हो गए जॉइंट वायर्स। ठीक है, जब आपने एक तार के ऊपर से दूसरी तार ले गए तो वो होती है हमारी वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। उसका सिंबल ये होता है, यानी कि ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर से होकर चली विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब देखो ऐसा बनाना तो पॉसिबल है नहीं हमारा बार बार, तो बल्ब हम किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक बल्ब बना देंगे। तो अगर हमसे परिपथ पूछा जाएगा, कई बार पूछ लेता है कि स्विच को बल्ब से जोड़ो, तो बल्ब कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बल्ब को ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वाले बल्ब नहीं बनाने जो हमारे घर में है, वो बढ़िया तरीके से सजाने लगे उसे बैठ के, वो नहीं करना। फटाफट हम इस तरीके से बल्ब बना देंगे। अंडरस्टूड है, इसका मतलब बल्ब है। ठीक है, तो ये होता है बल्ब। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो पहले हम थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं, ये 5 तक आप इसके नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो अभी 5 तक नोट कर लो, फिर आगे बनाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स बनाने जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का मतलब हो गया सेलों को जोड़ने का तरीका। ठीक है, ये हो गया सेलों का संयोजन। ठीक है, ये हो गया स्विच। ठीक है, स्विच हो गया ये। ठीक है ना, प्लग की या की भी बोलते हैं हम इसको, और स्विच भी बोलते हैं। तो स्विच तो हमें पता ही, हमारे घरों में स्विच होते हैं। और ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड स्विच, यानी कि जब यहां से करंट बहेगा। तो यहां पर लिख भी लेना, नो करंट, नो करंट, यानी कि यहां पर आप लिख लें इसके ब्रैकेट में, जो आपको ध्यान में रहे, कोई कोई धारा नहीं, यहां से कोई धारा नहीं बहती। ठीक है, तो लिख भी लेना, कोई धारा नहीं प्रवाह करती। ठीक है, यहां से करंट ड्रॉन, यानी कि यहां से धारा निकलती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोई धारा प्रवाह नहीं करती, और यहाँ पे लिखेंगे धारा प्रवाह करती। अब हमने यहाँ से देख लिया था कि स्विच, जब 5 तक हमने देख लिया, अब छठे से बात करते हैं। क्रॉसिंग ज्वाइनिंग हमने बता दिया था, बल्ब हमने देख लिया था। नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए काम आएगा, रेजिस्टेंस। अब होता क्या है ना, देखो एक तार होती है, तार के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो धारा बहेगी। भाई अब एक तार है, इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट चलेगा। लेकिन अब ऐसे एज्यूम कर दीजिए कि एक बाजार है और बाजार पूरा भरा हुआ है। ठीक है, बाजार पूरा भरा हुआ है, और बाजार जब पूरा भरा हुआ है तो वहां पर क्या हो रहा है, लोग भाग रहे हैं। तो लोग जब भागेंगे तो टक्कर भी होंगी लोगों के बीच। एक मेले में अगर लोग भागने लगे तो वहां पे लोग टकराएंगे, और टकराने के कारण क्या होगा, कुछ लोग गिरेंगे, पड़ेंगे। प्रॉपर लोग इधर से उधर नहीं हो पाएंगे, यानी कि पूर्णता रूप से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो टक्कर खा रहे हैं लोग आपस में। मेले में बहुत सारी भीड़ लगी थी, लोगों में भगदड़ मची, भगदड़ के कारण कुछ लोग आपस में टकराए, और जब कुछ लोग आपस में टकराए तो लोग प्रॉपर एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाए। अब उसी तरीके से इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन्स को, उसी तरीके से कल्पना करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन भी तो इसी प्रकार से भाग रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच भी आपस में क्या होगी, टक्कर होगी। क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जितने ऋणावेश होते हैं उतने ही धनावेश भी होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वी नो दैट, है ना, एटम चैप्टर में हमने पढ़ा भी है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ना, यानी कि जो धनात्मक आवेश होते हैं, वो बीच में बैठे हुए होते हैं। तो उनसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टक्कर खा जाता है। और टक्कर खाने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना चाहिए वो हो नहीं पाता। अब प्रॉपर फ्लो नहीं हुआ, जिसके कारण क्या आ गया, एक रुकावट आ गई। और वो जो रुकावट आई उसी को हम प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी ये बात है।
तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो टक्कर हुई, टक्कर होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो पाया, जिसके कारण उतनी धारा नहीं प्रवाह हुई। What is resistance? The successive collision of the electrons due to which the electron couldn't flow properly and hence the current does not flow properly. अब हम रेजिस्टेंस को कैसे बताते हैं? द हिंड्रेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट, यानी कि धारा के रास्ते की रुकावट, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। उसी को कहते हैं हम विद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब क्या है? रुकावट। किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में। अब उसको कैसे दर्शाया जाए? अब हम बार बार तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों की टक्कर दिखाएंगे नहीं, तो हमने उसको बताने के लिए एक सिंबल चूज किया, एक तरीका चूज किया, जिसको बनाया हमने ये। तो ये होता है ऐसे, देखो करंट के रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गए, यानी कि करंट की स्पीड कम हो गई, करंट प्रॉपर फ्लो नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान, छोटी सी बात है कि करंट यानी कि धारा के रास्ते में स्पीड ब्रेकर। अब स्पीड ब्रेकर लिख के बता जाना पेपर में, ठीक है, कि सर ने तो बताया था कि स्पीड ब्रेकर है, नहीं, आपको वहां पे लिखना है द रेजिस्टेंस मींस हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, इंपीडेंस इन द पाथ ऑफ करंट। धारा के रास्ते की रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है, सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो हमारा बन जाएगा ये रेजिस्टेंस का सूत्र। नाउ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये जो रियोस्टेट है ना, जिसको हम रियोस्टेट RH भी बोलते हैं, रियोस्टेट का मतलब क्या है? तो हमारी लेबोरेटरी में ना, हमारी लेबोरेटरी यानी कि फिजिक्स की लैब में एक डिवाइस होता है, उसका काम क्या होता है? वो प्रतिरोध को बढ़ा भी सकता है, उसमें ना एक की होती है ऐसे लगी हुई वेरिएबल करने के लिए, वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी कि वो रेजिस्टेंस को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा। मतलब वो धारा को कम भी कर देगा, ज्यादा भी कर देगा। अगर आपने प्रतिरोध कम कर दिया तो धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि रास्ते की रुकावट कम कर दी। और अगर आपने प्रतिरोध बढ़ा दिया, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो धारा के रास्ते की रुकावट बढ़ा दी, यानी कि धारा कम हो जाएगी। तो दिमाग में एक बात और रखनी है हम सभी को, कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यानी कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो धारा कम हो जाएगी, तो धारा कम हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि प्रतिरोध कम होता है, तो धारा बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब, हम इससे क्या कर सकते हैं? रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिससे हम धारा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्लियर? यानी कि रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को बढ़ाना या घटाना। और अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा कम हो जाएगी, और अगर प्रतिरोध कम हो गया तो धारा बढ़ जाएगी। ये कुछ चीजें हमें रियोस्टेट बताना है। चलिए, ठीक है। तो रियोस्टेट का सिंबल ऐसे ही होता है कि एक रेजिस्टेंस के बीच से एक तीर निकाल दो, या इसको इस तरीके से ऊपर लगा दो। नेक्स्ट है एमीटर। तो एमीटर मैं आपको बता ही चुका हूं। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है ना, धारा मापता है, धारा का मापन, मेजर इलेक्ट्रिक करंट कौन करता है? एमीटर। और वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज का मापन, यानी कि विभवांतर को मापता है। विभवांतर बोल सकते हैं, विद्युत विभव बोल सकते हैं, तो विभव को मापता है। तो विभव का मापन करता है। तो एमीटर को कैसे दर्शाया जाएगा? ऐसे गोल, और उसके बीच में ए लिख के, इधर प्लस इधर माइनस। और वोल्टमीटर को इधर वी लिखेंगे और इधर प्लस और इधर माइनस। प्लस माइनस का मतलब होता है ये इसका प्लस एंड है, जो हमेशा बैटरी के प्लस एंड की तरफ से जुड़ेगा, और ये माइनस एंड है, जो हमेशा बैटरी के माइनस एंड से जुड़ेगा। एक दिमाग में और क्वेश्चन का आंसर रखना है, ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और ये हमेशा समांतर क्रम में लगता है। ये लिख लेना, कॉपी में नोट बना लेना, बढ़िया स्टार लगा लेना उसके ऊपर, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ? एमीटर जो है हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। तो जल्दी से 5 तक हमने ये नोट कर लिए थे, उसके आगे अब हम इसे नोट करेंगे। तो देता हूँ मैं आपको 1 मिनट, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। 5 तक कर लिए थे, छठे से 10वीं 11वीं तक नोट।
तो आई होप सभी ने ये लिख लिया होगा ना। इसी पर आधारित अब हम पढ़ने वाले ओम का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट टिक करें, ये आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा या इस पे स्टेटमेंट थ्योरी भी आ सकती है। ओम जी ने क्या, तो ओम जी ने एक रिलेशन बनाया, क्या बनाया, एक संबंध बनाया, किसके बीच, वोल्टेज के बीच और करंट के बीच। ठीक है, सो इज देयर अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट, यानी कि क्या क्या विभव, वोल्टेज और करंट यानी कि धारा के बीच कोई संबंध है। क्या विभव और धारा के बीच कोई संबंध है। तो यहां पर क्या हुआ, एक एक्टिविटी की इन लोगों ने। ठीक है, उन्होंने कहा, सेटअप किया, एक सर्किट बनाया। ठीक है, जिसमें उन्होंने नाइक्रोम की वायर लगाई। नाइक्रोम एक अलॉय होता है, एक मिश्रित धातु होती है जो निकिल और क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, मिश्रित धातु, किसकी लेंथ XY है। ठीक है, से 0.5 मीटर यानी कि 0.5 मीटर की उन्होंने क्या ली, एक तार ले ली। ठीक, वोल्ट मीटर लिया, 4 सेल ले लिए 1.5 वोल्ट के, और इन सबको जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा, नाइक्रोम इज द अलॉय ऑफ निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, मेटल, इन सबका ये अलॉय होता है। कई बार आपसे केमिस्ट्री में भी ये सवाल बन जाता है कि नाइक्रोम क्या होता है। हालांकि वी आर नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बट स्टिल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या किया, एक नाइक्रोम की तार 1.5 वोल्ट की 4 बैटरियों से जोड़ दी, जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसका प्रतिरोध R है, X और Y इसकी लेंथ है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये समांतर क्रम में लगता है, और एमीटर देखो श्रेणी क्रम में लगा दिया, साथ में इसमें एक की जोड़ दी। क्या जोड़ दी, एक स्विच लगा दिया, जिससे ये पूरा परिपथ कंप्लीट हो गया। और अब इस पे धारा प्रवाह कर दी। अब क्या देखा, देखो कह रहे हैं फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। उन्होंने क्या किया, पहले सिर्फ एक ही बैटरी को लगाया, मतलब थी हम पे 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी, पर पहले सिर्फ एक ही वोल्ट की बैटरी लगाई, यानी कि 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, पहली बैटरी लगाई। तो फर्स्ट यूज ओनली वन सेल, नोट द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। क्या करना है, आपने जैसे ही एक बैटरी लगाई, बाकी 3 नहीं लगाई थी, ठीक है, सिर्फ एक लगाई, अभी सिर्फ एक लगाई, तो उस टाइम क्या किया, तुरंत लगाते ही वोल्ट मीटर की रीडिंग देख ली कि इतना कितना विभव नापा, और करंट की रीडिंग देख ली, एमीटर की रीडिंग देख ली पहले में। फिर क्या बोला उन्होंने, ठीक, इसको इस टेबल में इन्होंने बना दिया। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, फिर 2 सेल लगाए, यानी कि पहले 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, अब एक और 1.5 वोल्ट की लगा दी, यानी कि अब 3 वोल्ट बना दिए। पहले सिर्फ 1.5 वोल्ट की लगाई, फिर अब एक और 1.5 वोल्ट की लगा दी, यानी कि अब 2 बैटरी लगी है पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में कितनी, 2 बैटरी। ऐसे समझो आपके पास बाजार से आप 4 बैटरी लाए, 4 बैटरी में आपने सिर्फ पहली बैटरी लगाई, पहले आपने V की रीडिंग पढ़ी, A की रीडिंग पढ़ी, अब एक तो लगी हुई थी, अब आपने एक और लिया है, यानी कि 1.5 तो थी, अब 1.5 और लिया है, तो 1.5 और 1.5 3 होता है, 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट की बैटरी से आपने बोला अब देखते हैं जरा V की रीडिंग क्या आई, A की रीडिंग क्या आई। फिर आपने 2 बैटरी लगाई हुई थी, अब आपने एक और बैटरी उठा के लगा दी, यानी कि अब आपने 1.5 4.5 वोल्ट लगा दिया। फिर आपने V की रीडिंग देखनी है, A की रीडिंग देखनी है, अब 4.5 के बाद आपने फिर से उठाया और फिर से 1.5 लगा दी, यानी कि अब 6 वोल्ट हो गया। तो हम 4 ही बैटरी लाए थे, आप ऐसे 10 बैटरी लाओ, 15 बैटरी लाओ, कोई फर्क नहीं। बस आपने क्या चेक करना है, आप हर बैटरी के साथ साथ आप हर बार वोल्टेज जब बढ़ा रहे हैं, तो आप ये चेक कर रहे हैं कि V कितना आ रहा है और A कितना आ रहा है। भाई ये दो चीज चेक करनी है। A मींस करंट, A क्या नापता है, करंट को ना, एमीटर धारा ही तो मापन करता है। तो आपको हर बारी में क्या करना है, कितना वोल्टेज और कितना धारा, बस इन दो चीजों का मापन करना है, और आपने इस टेबल पे इसको बनाते भर देना है। ठीक है, ठीक। अब इन्होंने देखा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे V बढ़ाते जा रहे थे, जैसे जैसे V बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पे सारे बाल को समझना कि जैसे V की वैल्यू 10 थी माना, ठीक है, पहले जैसे 1.5 था ना पहला, चलो जब पहला 1.5 था, मान लो जब 1.5 था, तो धारा आई थी 0.5 एम्पियर, मान लेते हैं, ऐसा कहीं सिद्ध नहीं है क्योंकि वो तो देखो वायर्स पे डिपेंड करता है, बट मैं रीडिंग अपने मन से आपको एक समझा रहा हूँ, ठीक है, कि 1.5 वोल्ट की पहली बैटरी लगाई थी, तो धारा कितनी आई, 0.5। अगर V और I का अनुपात निकालेंगे तो 1.5 अपॉन 0.5, तो देखो पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, 5 का 5, 5 या 15, तो 3 आया V और I का अनुपात। अब मैंने यहाँ पर दूसरी बैटरी जोड़ी, तो दूसरी बैटरी जोड़ी तो 3 वोल्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने 3 वोल्ट जोड़ा, यहाँ पे धारा बढ़ गई 1 एम्पियर। फिर V और I का अनुपात निकालेंगे तो 3/1, यानी कि कितना आएगा, 3।
फिर मैंने एक और तीसरे 1.5 वोल्ट की लगाई, तो टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया 4.5, माना अब धारा हो गई 1.5 एम्पियर। यानी कि फिर से V और I का अनुपात निकालेंगे तो 3, देखो ना 4.5 और 1.5 तो पॉइंट हट जाएगा, 45/15 45/15 विच विल इक्वल टू 3। फिर माना मैंने नेक्स्ट वोल्ट की बैटरी लगाते ही ये करंट हो गया 2 एम्पियर, यानी कि फिर इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो 3। तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप वो बैटरी लगाते जा रहे थे, वैसे 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 आपका करंट भी बढ़ता जा रहा था। इन शॉर्ट बस यही रिलेशन है कि V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही इन्होंने लिखा है, यही सारी कहानी इन्होंने बताई। ठीक है, तो ये मैंने अपने मन से आपको समझाने की कोशिश की थी कि कुछ वैल्यूज इस तरीके से होंगे। तो आप देखेंगे इन दोनों का अनुपात जो भी था वो हर बार 3-3-3 ही आ रहा था, है ना। तो इसका जब ग्राफ बनाया गया तो वो इस तरीके से बनाया गया कि जब करंट बढ़ रहा था वो तभी बढ़ रहा था जब V भी बढ़ रहा था, यानी कि V बढ़ता जाएगा तो करंट भी बढ़ता जाएगा। इससे क्या पता लगा कि V जो है वो समानुपाती है किसके, धारा के। यही संबंध बताया ओम ने, यही एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ था ओम्स लॉ से, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि V को आप बढ़ाओगे तो I भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा ओम्स लॉ है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो उन्होंने यही कहा कि V अपॉन I का जो रेशियो है वो R के समान है, और R उन्होंने कहा कांस्टेंट है, नियत है। और ये नियत जो है, ये नियत जो है इसको रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहा गया। ठीक है, तो ओम्स का नियम सिंपल सी बात यही बताता है। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ओम का नियम ऐसे ही कहीं पर भी आप लगा सकते हो? नहीं, ओम का नियम की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तापमान, टेम्परेचर आपका नियत होना चाहिए, आपका प्रेशर नियत होना चाहिए। यानी कि आप जब उन बैटरी को लगा रहे हो, तार को लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अलग अलग टेम्परेचर्स में लगा रहे हो, क्योंकि तापमान बदलते ही ओम का नियम वैलिड नहीं होगा। ओम का नियम कब तक वैलिड है, कब तक मान्य है? यदि तापमान नियत हो। ठीक है, तो यही कह रहा है। तो 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया था, यानी कि एक संबंध बनाया, धारा आई, ठीक है, मेटेलिक वायर, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद उन्होंने एक संबंध बनाया V और I के बीच। उनके अनुसार उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे हम करंट V को बढ़ाते जाएंगे वैसे 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 हमारा करंट भी बढ़ेगा। बट याद रखना है टेम्परेचर हमेशा नियत होना चाहिए, तापमान हमेशा कैसा होना चाहिए, समान रहना चाहिए। और इसी लॉ को कहा गया है ओम का नियम। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, यानी कि जितना वोल्टेज आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा धारा आपकी बढ़ेगी। पर कब तक? जब तापमान तापमान नियत हो। नियत मतलब समझ रहे हो, कांस्टेंट हो, बदल ना रहा हो। अगर तापमान नियत है तभी V भैया I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा, यानी कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, तो आपको याद रखना है कि एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जहां से एक रूल डेवलप हो गया, लॉ डेवलप हो गया, V बराबर I R, जहां पर R जो है, सभी बालकों को याद रखना है, रेजिस्टेंस है। यानी कि R जो है वो क्या है? प्रतिरोध। तो अगर मैं यहां से R का मान निकालूं, सभी को पता लग जाएगा V बट्टा I। अगर मैं यहां से R का मान निकालूं तो क्या निकल जाएगा? V बट्टा I। अब V की इकाई क्या होती है? वोल्ट। I की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। और वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम। क्या है? ओम। तो ओम इकाई होती है प्रतिरोध की। ठीक है,
वोल्ट एम्पियर इनवर्स को ही कहा जाता है ओम। और ओम को एक ग्रीक अल्फाबेट सिग्मा से दर्शाया जाता है। ये ओम का सिंबल है। किसका? ओम का सिंबल ओम ऐसे दर्शाया। तो अगर आपसे पूछे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या पूछ ले? प्रतिरोध की इकाई पूछ ले। तो आप क्या लिख के आएंगे? ओम। ओम हमारा सिंबल। जल्दी से नोट कर ले। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में जानी। अब कल हम बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे एक ओम को परिभाषित किया जाता है, एक ओम क्या होता है, और इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।